हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ। सैटरडे की क्लास है अपनी और इस क्लास का ऑब्जेक्टिव होता है जो बच्चे ठीक से इंग्लिश न्यूज़पेपर, आरसी, एडिटोरियल्स नहीं पढ़ पाते हैं वो क्या टेक्निक फॉलो करें। टेक्निक बिल्कुल उस तरीके से बताई जाती है जैसे 10वीं 11वीं का 8वीं 9वीं का बच्चा पढ़ना शुरू करे, तो बेसिक लेवल से ही आप इंग्लिश को इसमें अप्रोच करेंगे। आपने अपने आसपास कुछ बच्चे ऐसे देखे होंगे जो किसी कोचिंग में नहीं जाते हैं या फिर किसी टीचर से नहीं मिलते हैं। वो खुद ही अपने टीचर हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं, सेल्फ स्टडीज़ करके बेस्ट मार्क्स और बेस्ट सिलेक्शंस लेते हैं। देखे होंगे ना आपने ऐसे बच्चे। ऐसे बच्चों की पढ़ाई के तरीके को अगर एक वर्ड में समराइज़ किया जा सके तो इनका तरीका है जी लॉजिकल। ये $1,000,000 बात बता रहा हूँ आपको मैं, एज ए स्टूडेंट आपको ये बात $1,000,000 की लगेगी। अगर आपकी पढ़ाई में लॉजिक का तड़का लगा हुआ है, हर चीज़ के पीछे का लॉजिक आप ढूंढते हो, तो पढ़ाई में आपको मज़ा आएगा, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसी लॉजिक से इस क्लास में इंग्लिश के लॉजिक से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। शुरू करते हैं, मज़ा लेना क्लास का अच्छे से। सारे सेंटेंसेस उठाए गए हैं द हिंदू से, बड़े बड़े सेंटेंसेस, इनको अपने को पढ़ना है। हर चीज़ में लॉजिक लेकर के चलेंगे तो इस हर सेंटेंस में आपको कुछ गलतियाँ भी मिलेंगी मीनिंग निकालने के साथ साथ। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में। फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSAT। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। चलिए फर्स्ट सेंटेंस कह रहे जी जुलाई 19 ऑन निकाल लेना यहाँ पे, ठीक है, ऑन छूटा हुआ है यहाँ से। ऑन जुलाई 19 सुपरमार्केट्स, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स एंड मैनी अदर सर्विसेज in between suffered a simultaneous blackout after a common software solution they used glitched। सेंटेंस को देखते ही सबसे पहले दिमाग में बच्चे के ये आता है, सर यहाँ पे दो दो वर्ब क्यों लगी हुई हैं। यूज्ड भी एक वर्ब है सेकंड फॉर्म और ग्लिच्ड भी एक वर्ब है सेकंड फॉर्म। इंग्लिश में कौन सा ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें दो वर्ब्स एक साथ लगी हों। दोनों मेन वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब दोनों में से कोई भी नहीं है। चलो इसी स्ट्रक्चर को अपने को पकड़ना है आज। दो वर्ब्स एक साथ कब आती हैं। अगर इस सेंटेंस को पढ़ना हो तो इसको दिमाग में कुछ ऐसा आपको प्रोसेस करना है, पेपर पे लिखने की जरूरत नहीं है। आपका दिमाग इस सेंटेंस को इन टुकड़ों में पढ़ना चाहिए। कह रहा है जी जुलाई 19 को ऑन जुलाई 19, ऑन लगा हुआ है, एक वक्त दिया गया है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है, घटना के घटित होने के वक्त को बता रहा है। ठीक है, घटना यानी क्रिया, वर्ब। अगर वर्ब का वक्त बताएगा तो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम बन जाएगा क्योंकि टाइम बता रहा है। अगर उसकी जगह बता देगा तो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस बन जाएगा। तो कह रहा है ऑन जुलाई 19, जुलाई 19 को कुछ हुआ। और हुआ क्या? कह रहा है जी सुपरमार्केट्स, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स और दूसरी ऐसी कई सर्विसेज इन्हीं के बीच में। भाई सुपरमार्केट से लेकर के बैंक्स तक, बैंक से लेकर के अस्पतालों तक, अस्पतालों से लेकर के एयरपोर्ट तक, और बीच में भी कई चीज़ें आ जाएंगी ना। किसी की दुकान हो गई, किसी का ऑफिस हो गया, ई मित्र वाली दुकान हो गई, छोटा मोटा कुछ हो गया। ये सारी सर्विसेज और इनके बीच में और भी कई सारी सर्विसेज। कह रहा है जी इन सभी ने सफ़र किया। ये सारी सर्विसेज बन जाएंगी आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की वर्ब आपको पता है हमेशा आती ही आती है, वर्ब बन जाएगी इनकी सफ़र्ड। सेंटेंस का सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब नंबर 1 सफ़र्ड। इतना समझ गए? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ध्यान रखना यहाँ। कह रहा है जी क्या सफ़र किया इन्होंने। सफ़र का मतलब होता है सहना, किसी गलत चीज़ का सामना करना। तो इन सभी ने सहा या सामना किया एक साइमल्टेनियस ब्लैकआउट का। ब्लैकआउट तब होता है जब चीज़ें काम करना बंद कर देती हैं, लाइट भी चली गई, इंटरनेट भी बंद हो गया, फ़ोन भी नहीं चल रहा, टावर भी बिजी हैं, इसको बोलेंगे ब्लैकआउट, है ना। इन सभी चीज़ों के लिए एक वर्ड है अंग्रेजी में ब्लैकआउट। साइमल्टेनियस का मतलब है एक साथ। तो ऐसा नहीं है बैंक्स में चल रहा था और हॉस्पिटल में बंद था, फिर हॉस्पिटल चलने लगा, ऐसा नहीं है। सब ने एक साथ एक ब्लैकआउट को सफ़र किया। और ये सफ़र कब किया इन्होंने? कह रहा है जी ये सफ़र किया इन्होंने
आफ्टर यानी इस घटना के बाद। और वो घटना क्या है? एक कॉमन सॉफ्टवेयर सोल्यूशन था, यानी एक कॉमन सॉफ्टवेयर था, ऐसा समझ लो, एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर था जिसको ये सभी यूज़ करते थे। देखो सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर ये बन जाएगा सब्जेक्ट नंबर 2। कोई भी नाउन अंग्रेजी में आए जो किसी वर्ब का प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ना हो, उसको सब्जेक्ट बनना ही है, उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। तो आफ्टर यहाँ पे कंजंक्शन है, उसके बाद एक नाउन आया है, कॉमन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, सिंगुलर नाउन है, लेकिन इसकी वर्ब नहीं लिखी हुई, वर्ब इसकी लिखी नहीं हुई। इसके बाद में एक और दूसरा प्रोनाउन आ रहा है, दे। दे आया है इन सभी दुकानों के लिए, और दे की वर्ब आ रही है यूज्ड। दे की वर्ब आ रही है यूज्ड, सब्जेक्ट नंबर 3, वर्ब नंबर 3। तो फिर इसकी वर्ब कहाँ है? इसकी वर्ब यहाँ है। कह रहा है जब एक कॉमन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जिसको वो यूज़ करते थे वो ग्लिच कर गया। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको ये सभी बैंक्स वैंक्स जो है यूज़ करते थे, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स, सुपरमार्केट्स, वो ग्लिच कर गया, यानी वो ख़राब हो गया, उसने काम करना बंद कर दिया। जब भी कोई चीज़ ग्लिच करे यानी जी वो माल फंक्शन कर रही है, बंद हो गई है काम करना। चलो, तो ये स्ट्रक्चर इसकी आपको दिमाग में बैठनी चाहिए। अब इतना ईजी लग रहा होगा आपको। अब आपसे सवाल हैं 2-3 जो मैंने पूछे थे, अब जवाब मिल भी गए होंगे। 2 वर्ब्स एक साथ कैसे आई? सर जी सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब रखी हुई है यहाँ पे, और सब्जेक्ट नंबर 3 की वर्ब है उसके बिल्कुल साथ। एक सिंपल सा फॉर्मूला अंग्रेजी में आता है, मान लीजिए 3 सब्जेक्ट हैं तो उनकी 3 वर्ब्स होंगी। यहाँ भी तो हैं, पहला सब्जेक्ट है ये एयरपोर्ट्स, वर्ब है सफ़र्ड। दूसरा सब्जेक्ट है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की वर्ब है ग्लिच्ड। जब भी 3 सब्जेक्ट और 3 वर्ब्स हों, या 4 सब्जेक्ट और 4 वर्ब्स हों, या 5 हों, या 6 हों, या 7 हों, तो इनका एक सीक्वेंस बनता है। सीक्वेंस कुछ ऐसा बनेगा, जिस भी सब्जेक्ट की वर्ब उसके बिल्कुल बाद में नहीं आई, जिस भी सब्जेक्ट की वर्ब बिल्कुल बाद में नहीं आई और दूसरा सब्जेक्ट आ गया, तो पहले उसकी वर्ब आएगी। समझे आप? मान लीजिए सब्जेक्ट 1 की वर्ब जो है सब्जेक्ट 1 के बाद में आ गई, तो बात ख़त्म, फिर तो झंझट ही नहीं है कोई, इन सब की वर्ब यहाँ रखी हुई है। सब्जेक्ट 2 की वर्ब जो है सब्जेक्ट 2 के बाद में आ गई, तो भी कोई झंझट नहीं है। सब्जेक्ट 3 की वर्ब अगर आपको नहीं मिली, तो फिर अगर सब्जेक्ट 4 रखा है ना, तो उसकी वर्ब आएगी पहले और फिर आएगी सब्जेक्ट नंबर 3 की वर्ब। ऐसा भी हो सकता है यहाँ भी इसकी वर्ब ना आए, वर्ब 4 के बाद सब्जेक्ट नंबर 5 आ जाए, तो पहले 5 नंबर की वर्ब आएगी, फिर इसकी वर्ब आएगी, इसको सबसे लास्ट में वर्ब दी जाएगी। कहने का मतलब ये। तो वही तरीका यहाँ हुआ था। यहाँ पे ये सब्जेक्ट था सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जिसको ये यूज़ करते थे। ये पूरा क्लोज इस सॉल्यूशन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाला था, इसलिए इसको इसके बाद में रखना पड़ा। सब्जेक्ट वर्ब इसके बिल्कुल साथ में चिपकी हुई हैं इन दोनों की, लेकिन फिर इसकी वर्ब जो है इसने लास्ट में रख दी। वो सॉल्यूशन ही ग्लिच कर गया, वो सॉल्यूशन काम करना बंद कर दिया। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस मैं आपको और भी करवाता हूँ, ताकि इस पूरे फॉर्मेट को, स्ट्रक्चर को आप लॉजिकली समझ सकें। लॉजिक तो मैंने आपको बता दिया, अब गलती कहाँ है इसमें? 10-20 सेकंड लो, यहाँ पे वीडियो को पॉज करो। गलती आपको मिल जानी चाहिए, टेंस की गलती है। चलो, जिन बच्चों को पता है कमेंट्स में डाल देना, बड़ी खुशी होगी जो बच्चे एडवांस टेंसेस का एक कॉन्सेप्ट पकड़ पाए। नहीं पता तो सीख लो। देखो पास्ट में जब भी 2 घटनाएं हों, मान लीजिए आज है शनिवार सैटरडे, एक घटना हुई है फ्राइडे को, घटना नंबर 1, ठीक है, और दूसरी घटना हुई है थर्सडे को, गुरुवार को, घटना नंबर 2। आपके लिए ये दोनों घटनाएं पास्ट की पहली और दूसरी घटनाएं पास्ट की हैं, लेकिन इन दोनों घटनाओं में से पुरानी घटना कौन सी है? ये 1 दिन पुरानी, ये 2 दिन पुरानी, तो ये ज़्यादा पुरानी है। तो ज़्यादा पुरानी घटना को, जब 2 पास्ट की दी गई हों, ज़्यादा पुरानी घटना को आपको यूज़ करना होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। समझ पा रहे हो इस बात को? तो ये इन्होंने सफ़र किया, जब ये यूज़ करते थे जिस सॉल्यूशन को, वो सॉल्यूशन ग्लिच कर गया। पहले इन्होंने सफ़र किया होगा या पहले ग्लिच आया होगा? पहले ब्लैकआउट आया होगा या पहले खराबी आई होगी? भाई साहब पहले खराबी आई होगी, तभी ब्लैकआउट आया है। तो ये जो खराबी आने वाला काम है, ये इस घटना को सफ़र करने को बाद इससे पहले हुआ है। तो आपको टेक्निकली यहाँ ये लिखना चाहिए, अ कॉमन सॉफ्टवेयर सोल्यूशन दैट दे यूज, दैट यहाँ पे ओमिटेड है, लिखा नहीं हुआ, अंडरस्टूड है, हैड ग्लिच्ड। समझ रहे हैं ना? पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म से बताया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ।
एक छोटी सी चीज़ मैं आप लगी सभी लोगों से शेयर करूंगा, लगे हाथ। देखो मैं यहाँ सब कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सीख भी रहे हैं, एडिटोरियल भी पढ़ रहे हैं मेरे साथ, है ना, ये सैटरडे संडेज़ की क्लासेस भी ले रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सब बच्चों को पहले कर लेनी चाहिए कवर, और मैं रोज़ उनको नहीं करवा सकता हूँ। एक बार करवा दी गई हैं, आपको वहाँ से पूरा कर लेना है, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी होम पेज पे चैनल के। YET योर इंग्लिश ट्यूटर को खोलें, आपको सबसे पहले मिलेगी ये प्लेलिस्ट कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय YET। यही कॉन्सेप्ट जो आपने सारे अभी सीखे इस प्लेलिस्ट में आपको सीक्वेंस में मिलेंगे। आधे आधे घंटे की वीडियोस हैं, एकदम पेड प्लेलिस्ट वाला मज़ा आपको इसमें मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए रखा गया क्योंकि बेसिक्स मैं चाहता नहीं हूँ किसी कोर्स में आपको पैसे लेकर के करवाए जाएँ। सब बच्चों के लिए फ्री है। आज ही कवर करो, 40-50 वीडियोस कवर करके लॉजिकली अपनी इंग्लिश की फाउंडेशन को बिल्ड करो, ठीक है ना। अगर मैं इसको अभी पेड कर दूं और इसकी फ़ीस रख दूं 999 रुपये, तब भी आप कवर करोगे और ऐप पे आके कवर करोगे। अभी यूट्यूब पे फ्री है, जब तक फ्री है तब तक फ़ायदा ले लेना। चलो दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा कौन सा रिसोर्स है, रीडिंग को कैसे मास्टर करना है। तो यहीं ऊपर ही आपको ये एक वीडियो मिल रही है, YET एडिटोरियल क्लासेस का मैक्सिमम फ़ायदा कैसे लें। चाहे यूट्यूब में सर्च कर लेना इसको, चाहे होम पेज पे ऊपर रखी है, देख लेना करके। 12.5 मिनट की 13 मिनट की वीडियो है, आपको बताया गया है रीडिंग को कैसे अप्रोच करना है। अगर ये दो काम आप कर लेते हैं तो इंग्लिश आपका एक स्ट्रेंथ होगा, वीकनेस नहीं होगा, है ना। ज़रूरी ये करना है, ऐसा समझ लो। मेरे कहने पे इन दोनों चीज़ों को आपको कवर कर लेना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बिना देरी के नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। जो बच्चे पुराने हैं वो कर चुके हैं, आप जो नए आए हो पिछले 4-6 महीने में, 2 महीने में, 10 दिन में, 12 दिन में, आपके लिए था ये वाला पोर्शन। अब आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस। कह रहे द मोस्ट सीरियस प्रोविजंस दैट अलाउ फॉर डिक्लेयरिंग ऑर्गेनाइजेशंस अनलॉफुल एंड मेक इट एन ऑफेंस टू बी अ मेंबर ऑफ और इन एनी मैनर असिस्टिंग और पार्टिसिपेटिंग इन मीटिंग्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस इज़ टू वाइडली वर्डेड। बहुत लंबा सेंटेंस है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर पढ़ने का तरीका क्या है, आप इसके छोटे छोटे पार्ट करोगे। कह रहा है जी सबसे सीरियस जो प्रोविजंस हैं, प्रोविज़न यानी नियम, धाराएं, कलमें, कानून की कलमें होती है ना, कानून तो पूरा है, IPC CRPC, उसके अलग अलग आपको सेक्शंस मिलेंगे, प्रोविजंस मिलेंगी। कह रहे जो सबसे गंभीर धाराएं हैं, प्रोविजंस हैं। और कौन सी प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस बन गया आपका यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 1। द मोस्ट सीरियस बन गया कंपेयर, जो सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, सीरियस का द मोस्ट सीरियस। कह रहे ये वो धाराएं हैं जो अलाउ फॉर करती हैं, इस चीज़ का इंतजाम करती हैं या इस चीज़ की इजाज़त देती हैं। दैट यहाँ पे बनेगा सब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है। सब्जेक्ट नंबर 2 आया तो वर्ब आ गई उसकी अलाउ फॉर, अलाउ फॉर करना, किसी चीज़ की इजाज़त देना। और मैंने आपको बताया भी था, जब एक सब्जेक्ट के बाद में दूसरा सब्जेक्ट आ जाए तो पहले दूसरे की वर्ब आएगी, फिर पहले की वर्ब को देखा जाएगा। तो इसकी वर्ब आपको कहीं और मिलेगी, प्रोविजंस की। अच्छा, ये अलाउ फॉर किस चीज़ को करती हैं, ये अलाउ फॉर करती हैं डिक्लेयर कर देने को या घोषित कर देने को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ग्रुप को अनलॉफुल। कह रहे जो सबसे गंभीर प्रोविजंस हैं जो कि इस चीज़ की इजाज़त हमें देते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो आपको गलत लगे उसको आप अनलॉफुल यानी गैर कानूनी डिक्लेयर कर दें। अब देखो आगे लगा हुआ है एंड, और एंड के बाद में एक वर्ब रखी हुई है मेक। अब आपको चेक करना पड़ेगा ये वर्ब किसकी है। ये वर्ब दैट नाम के रिलेटिव प्रोनाउन की है। पहली वर्ब होगी अलाउ फॉर, दूसरी वर्ब होगी मेक। या फिर ये फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट है डिक्लेयरिंग, दूसरा ऑब्जेक्ट है मेक। भाई एक प्रेपोजिशन के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं ना, अलाउ फॉर डिक्लेयरिंग, अलाउ फॉर डूइंग समथिंग एल्स, प्रेपोजिशन फॉर, इन, एन, ऑन, एट, बाय, विद, फ्रॉम, सभी अपने बाद में वर्ब लेंगी तो वर्ब की ING फॉर्म में लेंगी अपना ऑब्जेक्ट बना के, या फिर ले लेंगे किसी नाउन को जिसकी ING फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो भाई साहब ये वर्ब है, ING फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, तो ये अलाउ फॉर का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती। तो मुझे ऐसे क्या पता लगा, इससे ये पता लगा कि डिक्लेयरिंग और मेक का कोई कनेक्शन आपस में नहीं है। मान लीजिए यहाँ मेकिंग लिखा होता तो अलाउ फॉर डिक्लेयरिंग एंड
अलाउ फॉर मेकिंग, मैं ऐसा समझ पाता, लेकिन मेकिंग नहीं लिखा हुआ, तो मेरे को अंदेशा ये गया कि दैट नाम के रिलेटिव प्रोनाउन की दो वर्ब्स हैं, पहली है अलाउ फॉर, दूसरी है मेक। जाना पड़ेगा इतना टेक्निकल समझने के लिए। वो प्रोविजंस जो डिक्लेयर करने के काम को अलाउ फॉर करती हैं, और वो प्रोविजंस जो कि मेक करती हैं इस चीज़ को एक ऑफेंस, बनाती हैं इस चीज़ को एक अपराध। और कौन सी चीज़ है ये? अब इस इट के लिए इसने आगे दो तीन चीज़ें रखी हुई हैं। पहली चीज़ है जी होना, यानी कि टू बी यानी होना। और क्या होना? एक मेंबर होना, एक सदस्य होना। और या फिर, और का मतलब है या फिर, किसी भी तरीके से इन एनी वे पार्टिसिपेट करना, हिस्सेदारी करना मीटिंग्स में ऐसे ग्रुप्स की, मीटिंग्स में ऐसे ग्रुप्स की। समझ पा रहे हो? इस चीज़ को एक ऑफेंस बनाती हैं। वो चीज़ क्या है? या तो मेंबर होना, और या फिर किसी भी तरीके से इन एनी वे पार्टिसिपेट करना मीटिंग्स में। इट को अपने दो चीज़ों से बताया। पहली चीज़ है टू बी नाम का इन्फिनेटिव, दूसरी चीज़ है पार्टिसिपेटिंग नाम का जेरेंट। इन्फिनेटिव और जेरेंट दोनों नाउन की तरह बिहेव कर रहे हैं, इट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, दोनों सिंगुलर हैं और से जुड़े हुए हैं। देखो कितना प्यारे से बना हुआ है सिस्टम सारा। कह रहा है ये जो सीरियस प्रोविजंस हैं ये टू वाइडली वर्डेड हैं, इनको बहुत बड़े स्केल पे वर्ड किया गया है। वाइडली वर्डेड होना अंग्रेजी में एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की परिभाषा बहुत बड़ी होना, है ना। आपने लिख दिया कुछ ऐसा कि जिसमें हाथी भी आ जाएगा, गधा भी आ जाएगा, घोड़ा भी आ जाएगा, जिसको डालना हो जानवर को उस परिभाषा में डाल दो। मैं ऐसे बोल दूं जानवर के चार पाँव होते हैं, तो हाथी भी जानवर हो गया, गधा भी जानवर हो गया, घोड़ा भी जानवर हो गया। अब कौन सा जानवर है ऐसा मैंने नहीं बताया। तो ऐसी प्रोविजंस बहुत वाइडली वर्डेड हैं जिनके वर्ड्स की परिभाषा में बहुत चीज़ें आ जाती हैं। समझ पा रहे हो? तो सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब नंबर रखी हुई है यहाँ पे इज टू वाइडली वर्डेड। स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लो। इस पूरे को मैं हटा देता हूँ ताकि आप खुद से विजुलाइज कर सकें। प्रोविजंस जो अलाउ फॉर करती हैं, इजाज़त देती हैं। पहला तो काम ये करें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर किया जा सके गैर कानूनी। फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है डिक्लेयरिंग नाम का जेरेंट। और दूसरा वो प्रोविजंस जो बना देती हैं इस चीज़ को एक ऑफेंस। और वो चीज़ क्या है? वो एक चीज़ नहीं है, वो दो चीज़ें हैं और से जुड़ी हुई हैं। पहली चीज़ है इन्फिनेटिव, होना एक मेंबर, और दूसरी चीज़ है जेरेंट, पार्टिसिपेट करना किसी मीटिंग में। और मीटिंग्स किसकी हैं? ऐसे ग्रुप्स की जो अनलॉफुल डिक्लेयर्ड हैं। कह रहे ये प्रोविजंस बहुत बड़े स्केल पे वर्डेड हैं, इनकी परिभाषा बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। सेंटेंस में एरर आपको मिल गई होगी अगर आपने ब्रेक किया है, कि अभी भी नहीं मिली? देखो ध्यान से, प्रोविजंस इज नहीं आर। समझ गए? आया ऐसा लॉजिक समझ में? चलो, जो प्लेलिस्ट आपको दिखाई है ये लॉजिक तो उसका ट्रेलर है। ये जो आप प्लेलिस्ट देख रहे हो ना, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, इस प्लेलिस्ट का ट्रेलर दिखाया मैंने आपको इस क्लास में। अभी जो फुल फिल्म है वो आप यहाँ पे देखोगे, हर चीज़ का आपको लॉजिक बताएंगे। इनफैक्ट एक कोर्स भी डिज़ाइन कर रहे हैं पेड स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमें तो फ्री में नहीं पढ़ना, हमें तो और डिटेल में पढ़ना है, पेड में करवाओ, पेड में करवाओ। तो ठीक है एक पेड में भी रख देंगे कोर्स मिनिमल फ़ी के साथ में। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ जिस बच्चे को पेड नहीं लेना है या नहीं ले सकता है, ये प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस अपना, इसमें भी एरर मिलेगी और ये तो बहुत गहरा है, मज़ा आएगा इस सेंटेंस को पढ़ के। इट शुड बी क्लियर बाय नाउ विच पोर्शंस ऑफ द ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स दैट द बसेस कंडीशन एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट वायलेटेड। कह रहा है जी ये क्लियर होना चाहिए। देखो इसको पढ़ना कैसे है, ऐसे पढ़ना है। कह रहा है जी ये चीज़ साफ होनी चाहिए, इट शुड बी क्लियर। इट बन जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नंबर 1। शुड बी बन जाएगी इसकी वर्ब, मॉडल वर्ब बनी हुई है, साथ में वर्ब की बेस फॉर्म बी को ले रही है। जब भी मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी हैं? शुड, कुड, वुड, मे, माइट। इन सभी वर्ब्स के बाद में कोई मेन वर्ब ना हो तो इनको बी नाम की वर्ब को ले ही लेना है, क्योंकि इनको एक बेस फॉर्म वर्ब की चाहिए होती है, उनके बिना मॉडल्स नहीं आती। तो इट शुड बी क्लियर। और कब क्लियर होना चाहिए? ये बात साफ होनी चाहिए अभी तक, बाय नाउ। पहले नहीं भी थी लेकिन बाय नाउ अब तक ये बात साफ हो जानी चाहिए, इट शुड बी क्लियर बाय नाउ। अच्छा कौन सी बात है जी? कि कौन से पोर्शंस जो हैं ऑटोमोटिव्स जो है इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के,
पोर्शन यानी हिस्सा, और ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स यानी एक किताब है ये जिसमें व्हीकल चलाने के या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं, मानक हैं, मापदंड हैं, है ना। व्हीकल कैसा होगा, कितना लंबा, कितना छोटा, कितनी उसकी स्पीड, कितनी लाइट्स, कितने टायर में प्रेशर, कितना टैंक, तो ये सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं कह रहे हैं उनके कौन से पोर्शंस। अब देखो ये जो पूरा नाउन आप देख रहे हो, पोर्शंस ऑफ स्टैंडर्ड्स, ये जो पूरा नाउन है ना, इसको मैं सस्पेंस में रख रहा हूँ। आपके हिसाब से ये सब्जेक्ट होना चाहिए सब्जेक्ट नंबर 2, शायद ये सब्जेक्ट नंबर 2 ना हो। क्यों ना हो वो आगे देखेंगे, और है तो वो भी आगे देखेंगे। इसको मैं साइड में रख रहा हूँ अभी, ठीक है। कह रहा है वो स्टैंडर्ड्स जो कि बस की कंडीशन इस एक्सीडेंट के टाइम वॉयलेट करती थी, जिनका उल्लंघन करती थी, जिन स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करती थी। तो दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है। अब देखो दैट नाम के रिलेटिव प्रोनाउंस के लगने से बस की कंडीशन जो है उसको आपने जो है जोड़ दिया स्टैंडर्ड्स के साथ में। रिलेटिव प्रोनाउन अंग्रेजी में क्या काम करते हैं, रिलेशन बनाने का काम करते हैं। चलो अभी ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे, मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, फिर लास्ट में आएंगे इस बात पे। कह रहा है वो स्टैंडर्ड्स जिनको बस की कंडीशन इस एक्सीडेंट के वक्त पे वॉयलेट करती थी। सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब है वर्ब नंबर 2। अब दिमाग में सवाल आपके एक सिंपल सा आना चाहिए, सर ये बीच में स्टैंडर्ड्स जो हैं, स्टैंडर्ड्स, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है नाउन, ये क्या काम कर रहा है। अगर ये नाउन है, सब्जेक्ट है, तो इसकी वर्ब कहाँ है, और अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो ये किसका ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश में नाउन सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, नहीं तो वो कुछ रह नहीं सकता। एडजेक्टिव बन सकता है कभी कभी किसी दूसरे नाउन के लिए, उसके बाजू में रखा हो वो अलग बात है, लेकिन वैसे यहाँ एडजेक्टिव काम तो कर नहीं रहा, इसके आजू बाजू में भी कोई नाउन नहीं है। पोर्शंस ऑफ ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज है। तो आपके दिमाग में भी ये सवाल आना चाहिए। अब देखो मज़ा आएगा आपको सुन के, ये सेंटेंस ही गलत है। क्यों गलत है, देखो सेंटेंस जो है ना ये होना चाहिए दैट के बिना। कैसे, अगर मैं इस दैट को यहाँ से निकाल दूँ, अगर मैं इस दैट को यहाँ से निकाल दूँ और फिर मैं ऐसा बोलूँगा इट शुड बी क्लियर बाय नाउ विच पोर्शंस ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स बसेस कंडीशन एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट वॉयलेटेड, तो वॉयलेट वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएंगे स्टैंडर्ड्स। बस की कंडीशन क्या वॉयलेट करेगी, बस की कंडीशन वॉयलेट करेगी स्टैंडर्ड्स को। समझ पा रहे हो, वर्ब से जो वर्ड का रिप्लाई करे वो बन जाता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। पर उसके लिए दिक्कत ये थी बीच में दैट कंजंक्शन आ रही थी। एक बेसिक प्रिंसिपल है, वर्ब का और उसके ऑब्जेक्ट का जो रिश्ता होता है उसके बीच में कुछ और नहीं आना चाहिए, ये कंजंक्शन यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। अब मैं इसको आपको एक दूसरे एंगल से दिखाता हूँ, दैट कब लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर दैट मैं निकाल दूंगा लेकिन कभी कभी लगा हुआ मिलेगा, कब लगाना है। देखो आसान तरीके से सोचना, सेंटेंस है इट इज़ नॉट क्लियर विच सेक्शंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द कंपनी कुड नॉट अपहोल्ड। ये हमें नहीं पता है कि कौन से सेक्शन जो हैं कॉन्ट्रैक्ट के जो कंपनी अपहोल्ड नहीं कर पाई, कौन सी ऐसी धाराएं थी इस कॉन्ट्रैक्ट की जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में पूरा नहीं कर पाई, हमें नहीं पता है। वो हो सकता है वो सेक्शन नंबर 1 हो सकता है 1 और 11 दोनों हो, है ना। अभी हम पता करेंगे, सेंटेंस सिर्फ इतना ही है। इसी को आसान भाषा में यूँ भी लिखा जा सकता था, विच सेक्शंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द कंपनी कुड नॉट अपहोल्ड इज़ नॉट क्लियर। ये पूरा का पूरा एक नाउन क्लोज बन जाएगा, वर्ब है इसकी इज। विच सेक्शंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द कंपनी कुड नॉट अपहोल्ड, वो कौन से सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट के जिनको कंपनी नहीं कर पाई, इज़ नॉट क्लियर, ये बात अभी भी क्लियर नहीं है। तो टेक्निकली देखें तो आपने इट जो है ना, इट उसी के लिए लगाया है पूरा का पूरा। विच सेक्शंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द कंपनी कुड नॉट अपहोल्ड, इसकी जगह इट लगा के आपने लिख दिया इज़ नॉट क्लियर। तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर है। अगर इसको यहाँ अप्लाई करो तो यहाँ भी कर सकते हो आप। कैसे लिखूंगा मैं इसको, क्या बोलूँगा, इस दैट को निकाल रहा हूँ मैं। विच पोर्शंस ऑफ द ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बस कंडीशन एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट वॉयलेटेड शुड बी क्लियर बाय नाउ। इस इट की जगह पूरा का पूरा ये क्लोज आया हुआ है। समझ पा रहे हो ना आप, दैट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अच्छा दैट को अगर लगा दिया जाए तो क्या होगा, तब आपको एक नया सब्जेक्ट और एक नया वर्ब देना पड़ेगा। दिखाता हूँ वो भी मैं। सेंटेंस वही है, इट इज़ नॉट क्लियर विच सेक्शंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द कंपनी कुड नॉट अपहोल्ड, नोट लगा लेना यहाँ,
ठीक है। अब यहाँ पे बीच में दैट लगाया है। इस दैट का मतलब पता है क्या हुआ? ये बात साफ नहीं है कौन से सेक्शंस इस कॉन्ट्रैक्ट के जिनको ये कंपनी अपहोल्ड नहीं कर पाई, जिनको ये कंपनी अपहोल्ड नहीं कर पाई, और वो कॉज कर रहे हैं करंट डिस्प्यूट्स को। समझ पा रहे हो? अब इस दैट से कॉन्ट्रैक्ट जुड़ जाएगा और इस कॉन्ट्रैक्ट की खुद की एक वर्ब होगी और वर्ब यहाँ रखी हुई है आर कॉजिंग। अगर दैट लगाना है तो सेक्शंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एक अलग से वर्ब देनी होगी। कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है, मुझे पता है, थोड़ा सा दिमाग की दही करेगा। मैं इसको 2 या 3 बार जब करवा दूंगा पढ़ाते हुए एडिटोरियल्स, क्लास में रेगुलर हो ना, तो क्लास में एडिटोरियल्स के दौरान ये कॉन्सेप्ट जब 2-3 बार कर लोगे अगले 1-2 वीक्स में, आप देखते ही पकड़ लोगे दैट लगाना है या नहीं लगाना। अगर दैट लगाना है तो फिर आपको सेक्शंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को अपनी वर्ब देनी होगी। अगर दैट नहीं लगाना है तो ये पूरी बात ही क्लियर नहीं है, इट इज़ नॉट क्लियर, है ना, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो है अपहोल्ड नहीं हुआ। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। एक क्वेश्चन आपको एज क्विज भी दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई खुद से देना, देख लेना इसमें अगर एक्स्ट्रा वर्ब आ रही है तो आपको दैट लगाना है, अगर वर्ब नहीं आ रही है तो ठीक है। इट इज़ एसेंशियल टू एस्टैब्लिश विथ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फैक्ट्रीज ऑपरेशंस ड्यूरिंग द इंसिडेंट इग्नोर्ड नीड टू बी रिवाइज्ड। ये ज़रूरी है इस्टेब्लिश करना, इस बात को ज़रूरी है स्थापित करना, इस बात का पता लगाना कि कौन से सेफ्टी प्रोटोकॉल्स थे जो फैक्ट्री के ऑपरेशन इस इंसिडेंट के दौरान इग्नोर किए थे, जो फैक्ट्री के ऑपरेशंस इस एक्सीडेंट के दौरान नहीं पूरे कर पाए, इग्नोर कर पाए। कह रहा है उनको ज़रूरत है रिवाइज़ किए जाने की, उनको ज़रूरत है फिर से बनाए जाने की। ठीक है ना, तो कौन से वो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है, ट्राई इसको ज़रूर से देना। दैट कहाँ लगेगा उसकी पोजीशन लिख दोगे तो भी सेंटेंस बन जाएगा, पूरा लिख दोगे तो और भी अच्छा है। कमेंट्स में डालो, सही होगा गलत होगा कमेंट्स में आपको ज़रूर से रिप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीक में होगी आपसे मुलाकात। सैटरडे को क्लास आती है, मिस मत किया करो। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक दे करके शेयर देना। अंटिल देन कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए अंटिल देन साइनिंग आउट।